Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I am ready all are fine and doing well in your studies as well. आज अंडर 30 मिनट्स आपका होने वाला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लैंड सॉइल वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन का रिवीजन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, वॉच टिल द एंड क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए. स्पेशली आजकल एग्जाम्स आ रहे हैं और SST का एग्ज़ाम भी आता ही है, तो ये तो मत भूलना कि मैम SST का एग्ज़ाम नहीं आता है, SST का एग्ज़ाम भी आता है. तो इसलिए प्रिपरेशन हो रही है आप लोगों के लिए ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम से अच्छा कर पाए. ठीक है, तो वही कर रहे हैं. तो आज करने वाले हैं इसका रिवीजन. फटाफट करते हैं स्टार्ट. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लैंड के बारे में. इट कवर्स ओनली अबाउट 33% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट ऑफ द परसेंट इज नॉट हैबिटेबल. लैंड जो है वो जो सिर्फ और सिर्फ 30% कवर करता है. जितनी भी अर्थ है ना पूरी बड़ी सी, उसका सिर्फ 30% लैंड कवर करता है. बाकी सारा पार्ट जो है वो है अनहैबिटेबल, यानी कि वहाँ पे हैबिटेशन है ही नहीं, और वो या तो वो हैबिटेशन है ही नहीं वहाँ, या वो स्पार्शली पॉपुलेटेड है. Uneven distribution of land in other parts of country is due to the very characteristics of in population and climate. Uneven distribution of land क्यों है और पार्ट्स में, कभी कहीं पे ऊबड़ खाबड़ हो रहा है, कहीं पे प्लूटो टाइप के बन रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पॉपुलेशन और क्लाइमेट में अंतर आता है. उसके बाद सम लैंड एरियाज लाइक स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज सस्टेनेबल टू वाटर लॉगिंग, डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्टेड एरियाज नॉर्मली लेस पॉपुलेटेड. ये सारे जो एरियाज होते हैं ज़्यादातर लेस पॉपुलेटेड होती है, जहाँ वाटर लॉगिंग यानी कि वाटर की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे स्टीप स्लोप्स होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे डिजर्टेड एरिया होता है जहाँ पे वाटर नहीं होता है, थिक फॉरेस्टेड एरियाज जो होते हैं वहाँ पे जो है लेस पॉपुलेशन होती है. वेयर एज लैंड प्लेन्स एंड रिवर्स वैली ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, सो दे आर वाइडली पॉपुलेटेड. तो ये सब लैंड जो रिवर वैलीज होती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन रहती है. क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पे वाटर है, और वाटर एग्रीकल्चर के लिए बहुत काम आता है. वाटर से बहुत सारे काम हो सकते हैं. फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी ग्रो भी करेंगे तो अच्छा उगेगा. तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो रहती है ऐसी एरियाज में. ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या पे है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वेयर इज लैंड यूज़. अब लैंड यूज़ के बारे में पढ़ते हैं. तो लैंड इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज. लैंड वेरियस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बाइंडिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, ऐसे सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है. और ये क्या, इसको हम लोग कहते हैं लैंड यूज़. यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमिन्ड बाय द फॉलोइंग फिजिकल फैक्टर्स. यूज़ ऑफ लैंड में कोई फिजिकल फैक्टर से हम लोग डिटरमिन करते हैं. यूज़ ऑफ लैंड कैसे डिटरमिन होते हैं? पहले तो टोपोग्राफी हो गई, फिर सॉइल हो गया, फिर क्लाइमेट हो गया, फिर मिनरल्स हो गई, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. ये डिटरमाइन करते हैं लैंड के फिजिकल फैक्टर. कौन कौन से होते हैं? अगर आपसे पूछा गया राइट एनी 2 फिजिकल फैक्टर ऑफ लैंड विच डिटरमिन द लैंड, तो आप क्या लिखोगे? सॉइल लिख दो, क्लाइमेट लिख दो, या मिनरल्स लिख दो, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और टोपोलॉजी भी, टोपोग्राफी भी है आपके पास. उसके ह्यूमन फैक्टर्स क्या है? ह्यूमन फैक्टर है पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी. अब आते हैं हम लोग लैंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. लैंड ओनरशिप के बेसिस में अगर मैं क्लासीफाई करूँ तो 2 चीज़ों में क्लासीफाई होते हैं. पहला तो है प्राइवेट लैंड जो कि ओन बाय इंडिविजुअल, और फिर कम्युनिटी लैंड है, वो किसको कौन ओन करता है? कम्युनिटी ओन करती है फॉर द कलेक्शन ऑफ फूडर, फ्रूट्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ों के लिए. और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी लैंड रिसोर्सेज. ठीक है, तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स से भी लिख सकते हो, कॉमन प्रॉपर्टी लैंड रिसोर्स से भी लिख सकते हो. उसके बाद आते हैं द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो भी प्लेस टू प्लेस डिफर करते रहती है. जैसे पीपल स्टार्टेड यूजिंग कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज सच एज हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस इन अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरियाज. जो लोग थे उन्होंने कॉमन एरियाज में, कमर्शियल एरिया में क्या करें? हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने लग गए हैं, और फिर साथ में अपना एग्रीकल्चर लैंड जो है वो रूरल एरिया में एक्सपेंड करने लग गए हैं. राइट, वास्ट चेंजेस ऑफ लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन द सोसाइटी. क्योंकि लैंड यूज पैटर्न में भी चेंजेस हो रहे हैं, तो कल्चरल चेंजेस जो है वो सोसाइटी में दिख रहे हैं. फिर लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट बिकॉज एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज. लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन, लैंड का डेजर्ट में कन्वर्ट हो जा रही है, इसको हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं. ये कॉमन थ्रेट्स हैं, एनवायरनमेंट को किसकी वजह से हो रहा है? ये एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जो कि हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, इन सब वजह से हो रहे हैं. अब आते हैं कैसे हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं. लैंड के कंजर्व करने के लिए भी कुछ मेथड्स हैं.
पहले तो प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन जो है वो लैंड का रोज चेक होना चाहिए। एफॉरेस्टेशन है ही, लैंड रिक्लेमेशन यानी कि लैंड को कैसे फिर से लाएं, और रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर जो भी है। रेगुलेटेड यूज़ मतलब हिसाब से यूज़ करो, ऐसा नहीं कि भाई यूज़ करे जा रहे हैं, नहीं, अच्छे से यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं है कि भाई अरे इतना सारा डालेंगे हम तो फर्टिलाइजर, नहीं, इतना सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और चेक्स और ओवर ग्रेजिंग यानी कि ज़्यादा ग्रेस तो नहीं कर दिया, थोड़ा थोड़ा ग्रेस करो, दैट्स ओके। लेकिन अगर ओवर ग्रेजिंग करते हो तो सॉइल भी इरोड हो जाता है साथ में, तो वो चीज़ नहीं करनी है। अब आते हैं सॉइल में। तो सॉइल जो है वो एक थिन लेयर है ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। अब सॉइल किससे बना होता है? सॉइल को 3 चीज़ों से बना होता है, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल और वेदर रॉक। राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। अगर ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल जो मिनरल जो है उनका जो मिक्स है वो प्रॉपरली हुआ है तो सॉइल क्या होता है, उससे फर्टाइल बनता है। फिर आते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल के फॉर्मेशन के क्या फैक्टर्स हैं उनको भी देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले आते हैं पेरेंट रॉक में, ठीक है। पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करता है? कलर डिटरमाइन करता है, टेक्सचर डिटरमाइन करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट है, पेरेबिलिटी। जैसे कि आपने देखा होगा ना, आपके जो मम्मी पापा होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज आप पे भी आ जाती है ना, कोई भी पापा जैसा दिखता होगा, कोई भी मम्मी जैसा दिखता होगा। वैसे ही पेरेंट रॉक के डिटरमाइन करता है, कलर्स डिटरमाइन करता है, फिर आपके टेक्सचर डिटरमाइन करता है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है, और साथ ही साथ परमेबिलिटी भी डिटरमाइन करता है। अब आता है क्लाइमेट में। क्लाइमेट क्या डिटरमाइन करता है? क्लाइमेट टेम्परेचर को देखता है, रेनफॉल को देख रहा है, रेनफॉल इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल इन्फ्लुएंस हो गया, ये सबको क्लाइमेट देखता है, ठीक है। तो अब आते हैं रिलीफ में। रिलीफ एल्टीट्यूड कितना स्लोप हो रहा है, डिटरमाइन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, ये सब। तो अगर आपसे पूछा गया एग्जाम में तो कहना है एल्टीट्यूड और स्लोप, ये दोनों लिख देना। फिर आता है फ्लोरा एंड माइक्रोब्स। तो ये देखते हैं बस इफेक्ट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, ह्यूमस कितना है उसमें, वो ये सब चीज़ें देखते हैं। उसके बाद टाइम में आ गए, डिटरमाइन करता है थिकनेस ऑफ द सॉइल थिक टाइम की वजह से होता है ना। अब आता है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेथड। सॉइल के कैसे डिग्रेडेशन हो रहा है, कैसे सॉइल की बर्बादी हो रही है, और कैसे हम लोग इसको कंजर्व कर सकते हैं, ये भी हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले फैक्टर जो कि लीड कर रहे हैं सॉइल इरोजन को, डिफॉरेस्टेशन है। जब आप लोग पेड़ वेड़ काटते हैं ना तो वाटर जब डायरेक्टली गिरता है नीचे तो सॉइल इरोड हो जाता है। उसके बाद फिर आते हैं ओवर ग्रेसिंग में, ज़्यादा ग्रेस करता है तो पूरा सॉइल ही चढ़ जाता है। उसके बाद फिर ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, तो उसकी वजह से भी भाई सॉइल गंदा हो जाता है, कोई यूज़ का नहीं रहता और उस सॉइल को निकालना पड़ता है। उसके बाद फिर आ जाता है रेन वॉश, जब रेन बहुत तेज जाती है तो सारा सॉइल नीचे बहकर चले जाता है। उसके बाद आते हैं लैंडस्लाइड में। लैंडस्लाइड यानी कि पहाड़ में पत्थर टूटते हैं, सॉइल पूरा गिरता है, तो वो लैंडस्लाइड्स की वजह से होता है। फ्लड्स आ गई, बाढ़ की वजह से भी पूरा सॉइल उड़ के चले जाता है ना। अब आते हैं मेथड ऑफ कंजर्वेशन के क्या मेथड होने चाहिए। पहले आते हैं मल्चिंग में क्या होता है, जो बेयर ग्राउंड होता है यानी कि जो आपका खाली ग्राउंड होता है, बेयर ग्राउंड, वो कवर किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर से। ऑर्गेनिक मैटर कैसे? ऑर्गेनिक मैटर से मेरा मतलब है स्ट्रॉ जैसे होते हैं ना। स्ट्रॉ का मतलब मेरा ये नहीं है कि पीने वाला स्ट्रॉ जिससे आप लोग जूस वूस पीते हैं, वो नहीं। स्ट्रॉ का मतलब मेरे यहाँ पे ये है कि जो स्ट्रॉ होता है, जैसे कि आपने देखा ही होगा, छोटे छोटे लकड़ी टाइप के होते हैं, वो हम लोग कभी कभी डाल देते हैं अपने बैरन लैंड में। यूजुअली अर्बन एरियाज़ में होता है, सिटीज़ वाले एरियाज़ में, प्लेन्स में होता है, ठीक है। तो हम लोग डाल देते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा लैंड है वो जो है उसमें मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर का कंटेंट रहता है। और साथ ही साथ क्या होता है आपका, कभी अगर सॉइल ख़राब भी हो गया तो उसके साथ ही स्ट्रॉज मिल जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा, आपका सॉइल फर्टाइल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम कंटर बैरियर्स में। कंटर बैरियर्स में क्या होता है, कंटर बैरियर्स में सॉइल रॉक जो भी हो गया, स्ट्रॉज वगैरह लगा दिए जाते हैं और फिर नीचे से ट्रेंचेस बना दिए जाते हैं, जिससे कि क्या हो, वाटर कलेक्ट हो जाए। उसके बाद आता है टेरेस फार्मिंग में आपकी ना ब्रॉड फ्लैट सरफेस और टेरेस बनाए जाते हैं स्टीप स्लोप्स में। तो क्या होता है, जब अगर ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई तो पूरा नीचे गिरता नहीं है, वो सरफेस रन ऑफ को रोकता है, ठीक है। फिर आते हैं इंटरक्रॉप। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रो एंड सोन इन द डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम द रेन वॉश। डिफरेंट क्रॉप्स उगाए जाते हैं, डिफरेंट रोज में उगाए जाते हैं डिफरेंट टाइम में, जिससे क्या हो, सॉइल बच जाए रेन वॉश होने से। अब आ जाए नेक्स्ट मेथड में, जो कि कॉन्टर प्लाइंग क्या होता है। आप कॉन्टर प्लाइंग पूछोगे। अब देखो कॉन्टर प्लाइंग में क्या होता है, कॉन्टर प्लोइंग में प्लोइंग पैरेलल कॉन्टर टू द हिल स्लोप के पैरेलल जब प्लोइंग करते हैं तब वो कॉन्टर प्लोइंग कहलाता है। और ये हमारा नेचुरल बैरियर होता है वाटर के फ्लो को रोकने।
उसके बाद आते हैं शेल्टर बेड्स की तरफ। जो ड्राई और कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे ट्रीज़ प्लांट किए जाते हैं एक रो में, जिससे वो ट्रीज़ क्यों प्लांट किए जाते हैं, वो विंड का मूवमेंट को देखने के लिए प्लांट किए जाते हैं कि विंड का मूवमेंट कहाँ पे आ रहा है, और इससे आपका बच जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट में, जो कि है वाटर में। वाटर में आते हैं तो वाटर क्या है, 3/4 ऑफ अर्थ सर्फेस जो किससे कवर है, वो वाटर से कवर है। ठीक है, कितना सर्फेस, 3/4 ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ वाटर, इट इज़ कॉल्ड वाटर प्लैनेट, और अर्थ को हम लोग वाटर प्लैनेट भी कहते हैं। लाइफ कब बिगेन हुई अर्थ में, लाइफ बिगेन हुई 3.5 मिलियन बैक। उसके बाद टू थर्ड ऑफ अर्थ सरफेस इज ओशन वाटर, और 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस क्या है, ओशन वाटर है, और 3 ओशन वाटर है, और 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस क्या है, वो है आपका वाटर का 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस। 3/4 पूरा अर्थ का सरफेस है, उसमें से 3/4 जो है वो वाटर है, और उसमें से भी 2/3 जो है वो ओशन वाटर है। ओशन वाटर इज सेलाइन, ओशन वाटर सेलाइन होता है, यानी कि वो उसमें वो होता है नमक होता है, तो नमक वाला पानी तो हम लोग पी नहीं सकते, हमारी बॉडी के लिए वो बिल्कुल फिट नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स ओनली 2.7%, फ्रेश वाटर सिर्फ 2.7% है, जिसमें नियरली 70% ऑफ इट अकर्स एट शीट्स एंड ग्लेशियर, जिसका 70% तो ग्लेशियर हो गया। शीट्स और ग्लेशियर तो हम खा नहीं सकते हैं, उनको मेल्ट होना पड़ेगा। उसका ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर है वो अवेलेबल है ह्यूमन यूज़ के लिए, और वो कहाँ पर मिलता है, वो ग्राउंड वाटर है, यानी कि अंडर ग्राउंड वाटर। और फिर रिवर्स में जो है, लेक्स में जो है, और आजकल रिवर्स का पानी भी शुद्ध नहीं है, उसमें भी पता नहीं प्लास्टिक वास्टिक क्या क्या डाल दे रहे हैं, इसलिए फिल्टर किया जाता है वाटर। उसके बाद वाटर वेपर की फॉर्म में अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में। तो ये है फ्रेश वाटर, सिर्फ 1% है, 70% तो आइस शीट्स और ग्लेशियर में लगा है, और फ्रेश वाटर अकाउंट्स ओनली 2.7%। नियरली 70% जो वाटर है वो शीट्स और ग्लेशियर में है, ओनली 1% ऑफ वाटर जो है ह्यूमन यूज़ के लिए फिट है, फ्रेश वाटर। Fresh, it is found in ground, rivers and lakes and the water vapor in the atmosphere. अब वाटर साइकिल के बारे में पढ़ लेते हैं। वाटर साइकिल तो ये इस फॉर्म पे अवेलेबल है। अब वाटर साइकिल के बारे में अगर पढ़ूँ तो वाटर साइकिल क्या होते हैं, इवेपोरेशन होता है, पर्सिपिटेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, रन ऑफ होता है। बस पर से इवेपोरेशन से क्या समझते हो, इवेपोरेशन समझते हो ना, जैसे इवेपोरेशन हुआ, कपड़े डाके बाहर, पानी इवेपोरेट हुआ, कपड़े सूख गए। अब पानी जो इवेपोरेट हुआ वो ऊपर गया, अब ऊपर गया तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, बादल बनेगा। उसके बाद बादल बनने के बाद क्या होगा, बरसेगा, पर्सिपिटेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, रन ऑफ हो जाएगा, यानी कि रन ऑफ यानी कि नीचे आ गया पानी, नीचे पानी आता है, फिर इवेपोरेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर पर्सिपिटेशन होगा, फिर रन ऑफ होगा। अब आता है यूजेज ऑफ वाटर। वाटर के बहुत सारे यूजेज हैं, हम लोग अनेक यूजेस के, हम लोग कुछ नहीं कह सकते इससे। तो अब देखो, ड्रिंकिंग और वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वाटर फॉर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे वो भी रिजर्वोयर्स, डैम्स से यूज़ किया जाता है। फिर राइजिंग डिमांड फॉर फूड और क्रैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन और राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब आप ऐसे पानी पियेंगे हम लोग, मतलब शावर से नहाएंगे, तो शावर से नहाना बंद कर दो, बाल्टी से नहाओ, एक बाल्टी गिन लो, एक बाल्टी से नहाना है सबको, ये पानी बहुत वेस्ट होता है। और ये अभी इसी चैप्टर में आप सीख क्या रहे हो, ये चैप्टर आप सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि भैया हमारा रटना है, एग्जाम देना है, हो गया, नहीं, ये चैप्टर आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको समझना है, आपको जानना है कि हमारे वहाँ पे सच में वाटर की कमी है और हमें उसे सुधारना होगा, इसके पढ़ रहे हो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम क्या है वो पढ़ते हैं फटाफट। यस डियर स्टूडेंट, तो यहाँ तक पढ़ लिया था। अब देखो, ये जो वाटर की यूजेज ऑफ वाटर है, वाटर जो है धीरे धीरे सूख रहा है, किसकी वजह से सूख रहा है, वाटर पॉल्यूशन की वजह से सूख रहा है ना। अब आते हैं प्रॉब्लम जो अरोज हो रही है वाटर अवेलेबिलिटी को लेकर। वाटर अवेलेबिलिटी को लेकर आजकल बहुत प्रॉब्लम जरूर हो रही है। पहली प्रॉब्लम बताती हूँ, एरियाज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। पहले मैं एरियाज बताऊंगी जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी हो रही है। वाटर की जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दी है, वाटर ड्राइंग हो रहा है, रिसोर्स धीरे धीरे, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है इसकी वजह से। अब जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी है, जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, वो एरियाज है मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया का पार्ट हो गया, साउथ एशिया का पार्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका और इंटायर ऑस्ट्रेलिया, ये सब वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब आते हैं कंट्रीज लोकेटेड नियर द क्लाइमेटिक जोन्स। ऐसी कंट्रीज जो क्लाइमेटिक जोन्स में वहाँ पे लोकेटेड है। सबसे पहले क्लाइमेटिक जोन्स में जो कंट्री लोकेटेड है, सबसे सस्पेक्टेबल टू ड्रॉट एंड ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। जो क्लाइमेटिक जोन्स में लगी हुई है उनको ड्रॉट की बहुत प्रॉब्लम है, पहले तो वहाँ पे वाटर आता नहीं है इतने अच्छी तरह से, और फिर वहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी बहुत है
नेक्स्ट आते हैं वाटर शॉर्टेज में भी है कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजन एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। वाटर शॉर्टेज की वजह से आजकल प्रेसिपिटेशन यानी कि बरसात का जो टाइम आता है उसमें भी डिफरेंस आने लग गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, द स्कार्सिटी इज कॉज्ड बाय द ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसका कंटेमिनेशन हो रहा है वाटर रिसोर्स का। इवन दो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, हमें पता है कि भाई वाटर हमारी बहुत प्यारी सी रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि ऐसी रिसोर्स जो कि आराम से फिर से जनरेट हो सकती है, मतलब एक बार हमने यूज़ करा और वो फिर से आ जाएगी। बट अगर ऐसा ही चलता रही, ऐसी ही लापरवाही चलती रही, तो वाटर एक दिन रिन्यूएबल रिसोर्स से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरीज में आने लगी और फिर किताबों में छप जाएगा कि वाटर इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसलिए न्यूज आज ही से अभी से शावर में नहाना बंद कर दो, पानी वेस्ट करना बंद कर दो। नल कहीं पे खुला दिखता है तो ये मत सोचो कि उसने खोला मैं क्यों बंद करूँ, आप ही बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पानी बचाओ, ठीक है। ये चैप्टर जो है ज्योग्राफी में इसलिए पढ़ाए जाते हैं आप लोगों को, ताकि आपको इसकी शिक्षा मिले कि कैसे हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये इसलिए पढ़ाई जाती है कि भाई रटना है, बस एग्जाम देना है, हो गया, बस अब जा भाड़ में जाए, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आप लोग कुछ सीखें इस चीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट, इवन दो वाटर इज अ रिन्यूएबल ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। लेकिन अगर उसको ओवर यूज़ करा गया, उसका पॉल्यूशन करा गया, तो वो अनफिट हो गई यूज़ के लिए। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस इन वाटर बॉडीज एज अ मेजर कंटामिनेंट्स। जब डिस्चार्ज किया जाता है अनट्रीटेड सीवेज का, यानी कि सीवेज यानी कि जो भी आप लोगों का वो नहीं होता वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, वो सारे को आप लोग ट्रीट ही नहीं कर रहे हो और बिना ट्रीटेड आप रिवर्स में फेंक दे रहे हो उन्हें, और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज को फेंक दे रहे हो। इंडस्ट्रियल से कितना कूड़ा आता है, कितने केमिकल आते हैं, वो भी फेंक दे रहे हो। तो भाई ऐसे तो तुम्हारी रिसोर्स जो है वो तो बेकार होगी है ना। कहीं ना कहीं जो रिसोर्स है वो ह्यूमन जो वाटर रिसोर्स है वो तो कुछ काम की नहीं रही अब, क्योंकि भाई वो गंदा गटर वाला पानी थोड़ा भी होगा तुम लोग, है ना। दे पॉल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, मेटल लाइक पेस्टिसाइड। जो इंडस्ट्रियल इफेक्ट होते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो कैसे वाटर को पॉल्यूट करते हैं, वो वाटर को पॉल्यूट करते हैं नाइट्राइट्स, मेटल्स और पेस्टिसाइड्स के द्वारा। नाइट्राइट्स एक आपकी फॉर्म होती है जो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं एज अ नाइट्रोजन। देन आपको बात करती हूँ मैं मेटल्स की। मेटल्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं वो सब मतलब वाटर को बहुत ज़्यादा बेकार कर देते हैं। देन दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये जो केमिकल्स हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स कि जो मिट्टी में मिल जाते हैं ना, मिट्टी में मिलते भी नहीं है ये केमिकल्स, बहुत गंदे होते हैं और एक बार मिल भी गए तो पूरी मिट्टी जो है कंटामिनेटेड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर ह्यूमन बॉडीज टू वाटर बाय ट्रीटिंग दीज इफ्लुएंस सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इनटू वाटर बॉडीज़। अगर हम लोग इनको अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, इनको रिलीज़ करने से पहले वाटर बॉडी में, तो शायद कुछ हो सकता है। फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन जो है कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। फॉरेस्ट उगाया मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज उगाओ, तो इससे क्या होगा, सरफेस जो वाटर का सरफेस रन ऑफ होगा वो स्लो हो जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो अनदर मेथड टू सेव द सरफेस रन ऑफ। तो वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि वाटर को बचाओ। उसके बाद स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो यूज़ करना चाहिए इरीगेशन करने के लिए, जिससे कि क्या हो कि आपका पानी कम वेस्ट हो। और जहाँ पर एरिया में बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज होती है वाटर की, वहाँ पर हमें ट्रिकल सिस्टम यानी कि ड्रिप सिस्टम का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की तरफ। तो अब देखो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल द बायोस्फीयर। अगर एग्जाम में आ गई राइट द डेफिनेशन ऑफ बायोस्फीयर, तो क्या लिखोगे द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर, और आपका आता है एटमॉस्फेयर यानी कि एयर, ठीक है, ये याद रखना। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बायोस्फीयर में लिविंग बींग्स एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं और इंटर डिपेंडेंट होते हैं सर्वाइवल के लिए। Thus it is called the ecosystem. Interdependent और interrelated है ecosystem. Directly definition. This life supporting system is called ecosystem. The vegetation and wildlife are renewable resource. Plants provide us. Plant हमें क्या क्या provide करते हैं, पहले वो लिस्ट बना देते हैं। Timber provide करते हैं, shelter provide करते हैं, animal के लिए produce करते हैं oxygen. Oxygen is the main part. Protect soil, so essential for growing. Act as a shelter bed. Help in storage of underground water. Gives us fruit, nuts, latex, turpentine oil, gum, medicinal plants, the paper, the most important thing through which you are learning, and then wildlife resource. Wildlife includes, अब wildlife क्या include करती है, wildlife include करती है भाई animals, birds, insects as well as the aquatic life forms. अब देखो वो क्या हमें प्रोवाइड करते हैं, भाई प्लांट्स के तो इतनी सारी चीज़ें डाल दी, बट वाइल्ड लाइफ क्या प्रोवाइड करते हैं हमें,
So, insects like bees provide honey which help in proper pollination of plants. Pollination of plants में भी help करती है, honey भी provide करती है. Important role in making it plays important role to play as decomposers. यानी कि decompose करते हैं. Vulture bird के बारे में सबने सुना होगा. Birds feed on insects and act as a decomposers as well as vulture जो उसके पास ability होती है कि वो dead feed livestock में feed कर सकते हैं as a scavenger and they considered as a vital cleanser of the environment. एक वाइटल क्लीनर यानी इंपॉर्टेंट क्लीनर मानी जाती है इन्वायरमेंट का. एनिमल्स बिकॉज स्मॉल मेंटेन द बैलेंस इन द इकोसिस्टम. बाय जब बड़े एनिमल्स हो चाहे छोटे एनिमल हो, ये कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में वो बैलेंस तो मेंटेन कर ही रहे हैं. नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन प्राइमरली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन प्राइमरली किन दो फैक्टर्स में डिपेंड करती है? आपके टेम्परेचर में डिपेंड करता है और मॉइस्चर में डिपेंड करता है. द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ वर्ड आर ग्रुप्ड एज द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वर्ड आर ग्रुप्ड एज. कैसे? फॉरेस्ट का होते हैं. फॉरेस्ट वाली एरियाज में उगते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, जहाँ पे ट्रीज जो है वो उगते हैं. फॉरेस्ट वहाँ पे उगते हैं जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है. वाटर सप्लाई बहुत एबेंडेंट है. एबेंडेंट यानी कि डिजर्टेड है. नेक्स्ट आते हैं कि ग्रासलैंड कहाँ पे उगते हैं. ग्रासलैंड की बात की जाए, ग्रासलैंड वाली एरियाज में उगते हैं जहाँ पे आपका जो मॉइस्चर, जहाँ पे जो है मॉइस्चर तो है गेट्स डिक्रीजेज विद देयर साइज एंड रिड्यूसेज. वहाँ पे शॉर्ट ट्रीज और ग्रास उगती हैं और वहाँ पे थोड़ी मॉडरेट रेनफॉल होती है. वहाँ पे आपके ग्रासलैंड हैं. फिर शर्ब्स की बात करूँ, शर्ब्स वाले एरियाज में उगते हैं जहाँ पे जो है आपका ड्राई रीजन होती है, लो रेनफॉल होती है, और जहाँ तक श्रब्स होते हैं उनके पास डीप रूट्स होती हैं ताकि वो जो है वाटर नीचे से खींच सके और उनका जो ट्रांसपिरेशन का रेट है वो भी गिर जाता है ताकि वो वाटर को बचा सके. उसके बाद टुंड्रा वेजिटेशन में आते हैं. टुंड्रा वेजिटेशन पोलर रीजन्स में होती है ज़्यादातर, और यहाँ पे जो प्लांट्स उगते हैं वो होते हैं लीचेंस एंड मॉसेस. उसके बाद फिर यहाँ पे क्या कहते हैं एनिमल्स होते हैं पोलर बियर्स, जैसे कि आपने जाना होगा पैंगुइन्स भी कहीं कहीं पे हमें दिख जाते हैं. ठीक है. आजकल एक नया एनिमल है जो कि बिल्कुल सिमिलर होता है पैंगुइन की तरह, दैट इज़ अ पफिन. आई एम टेलिंग यू. ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दी चीज़ें. अब आते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. अब कंजर्वेशन कैसे करें भाई इन चीज़ों का? देखो, प्लांट्स एंड एनिमल टुगेदर मेंटेन द इकोसिस्टम. तो ये प्लांट्स एंड एनिमल टुगेदर मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम को. चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस इज कॉजिंग द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल. जैसे जैसे ह्यूमन इंटरफेयर कर रहे हैं, चेंज ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर हो रहे हैं, वो लॉस हो रहे हैं नेचुरल हैबिटेट्स का प्लांट्स और एनिमल्स की. मैनी एनिमल्स आर endangered and even extinct. मैनी एनिमल्स कोई बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि एक्सटेंट हो गए हैं, एंडेंजर्ड एनिमल हैं. डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन एंड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स आर द फैक्टर्स ड्यू टू विच देयर इज एक्सटेंट ऑफ दीज स्पीशीज. डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हो रही है, फॉरेस्ट फायर, इन सब की वजह से क्या हो रहा है? ये सारे स्पीशीज धीरे धीरे वाइप्ड आउट हो रहे हैं अर्थ से. देखिए, कंजर्व करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देन हम लोग देखते हैं कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है टुडे. आजकल का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पोचिंग. यानी कि इलीगल हम लोग जब एनिमल्स को मारते हैं तो उसे हम लोग पोचिंग कहते हैं. ठीक है डी. पोचिंग के बारे में पढ़ लिया. अब एनिमल्स आर पोच्ड फॉर. अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि भाई हम एनिमल्स को पोचिंग कर रहे हैं? वाई? बिकॉज एनिमल्स आर पोच्ड फॉर देयर स्किन्स, एनिमल आर पोच्ड फॉर देयर नेल्स, टीथ्स, हॉर्न्स, फेदर्स. इन सब चीज़ों के लिए तो उन्हें जो है कहीं ना कहीं मारा जाता है. उसके सम ऑफ दीज एनिमल्स आर जिनको मारा जाता है वाले एनिमल्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ. टाइगर हो गया, लायन हो गया, डियर हो गया, ब्लैक बक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, राइनासोर, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच, पिकॉक. ये सारे वही एनिमल्स हैं जिनको मार के ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. और ये वाले जो एनिमल्स हैं ना, इनको तो अब मारना इंडिया में इज़ इलीगल. यहाँ पे मार ही नहीं सकते हो आप इन एनिमल्स को जो मैंने भी नाम लिया. टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनासोर, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पिकॉक. यू कैन नॉट किल देम. ओके. नेशनल पार्क्स में आते हैं. नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर मेड आर टू प्रोटेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सब बनाए जा रहे हैं जिससे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बचा सके, मतलब वाइल्ड लाइफ को बचा सके, नेचुरल वेजिटेशन को बचा सके. उसका कंजर्वेशन ऑफ क्रक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन. कंजर्वेशन किसका कंजर्वेशन ज़रूरी है? क्रक्स का, लैंड्स का, वेटलैंड्स का. जिससे कि क्या हो, हमारी जो वैल्यूएबल रिसोर्स है ये डिप्लीशन से बच जाए. यानी कि डिप्लीशन मतलब होता है गिरने से बच जाए.
ये सेव हो जाए, ये होता है डियर स्टूडेंट आपका इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद फिर आप बात करते हैं द बैलेंस इन द एनवायरमेंट इज देयर इफ नो स्पेशीज इज नॉट डिस्टर्ब बट ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक इनडिस्क्रिमिनेशन किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स आर रिस्ट्रेंड और बिकम एंडेंजर्ड। क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की कैसी है, डिस्टर्ब करते हैं, उनको मारते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, कोई कोई एनिमल्स जो है वो एंडेंजर्ड बन गए। एंडेंजर्ड मीन्स कि वो वर्ड्स ऑफ एक्सटेंशन में है, वो अब ख़त्म होने ही वाले हैं अगर उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए गए तो। प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव, ये भी इंक्रेज किए जाते हैं कम्युनिटी और रीजनल लेवल में, जिससे कि क्या हो, कंजर्व हो सके ये चीज़ें। और स्कूल चिल्ड्रंस जो है उनको नेशनल पार्क में ले जाना चाहिए, नेचर कैंप्स में ले जाना चाहिए, वो बर्ड्स और उन सबको दिखाने के लिए, ताकि वो इन सब चीज़ को कंजर्व कर सके। उन्हें ऐसा लगे कि वाह हमारे पास कितनी वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ है, और वो उनको कंजर्व करने की उनके अंदर एक हिम्मत है, उनके अंदर एक चाह जैसी है। Next are there, many countries have passed the law against the trade as well as the killing of birds. Many countries ने पास भी करे हैं लॉज कि भाई इलीगल ट्रेडिंग जो हो रही है एनिमल्स की, इसको रोकने के लिए। इंडिया किलिंग ऑफ लायन, टाइगर्स, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पिकॉक इज इलीगल। इन सबकी ट्रेड, इन सबकी किलिंग सब इलीगल है। साइट्स के बारे में बताती हूँ आपको। साइट्स जो है डियर स्टूडेंट आपकी तो है एक कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो ये क्या करती है, इन्होंने जो है ये जो इलीगल ट्रेडिंग है इस सबको ये लोग बैन करते हैं, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली पनिश किया जाता है। दैन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सिर्फ इन्हीं का काम नहीं है, हम सब सिटीजन्स जो है हमको ये सब देखना होगा कि भाई हाँ हमें इस कंजर्व करना है। अब आ जाते हैं डू यू नो के कुछ फैक्ट्स में। तो डू यू नो चैप्टर तो ख़त्म हो गया है, ठीक है, चैप्टर ख़त्म हो गया है, अंडर 30 मिनट्स। डू यू नो का फैक्ट है कि 30% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो एक्वायर करती है सिर्फ 30% ऑफ लैंड। रिमेनिंग 70% जो है वो इनहैबिटेड है या स्पार्शली पॉपुलेटेड है। उसके हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल को बनने में। उसके बाद 1975 में जो कंजप्शन ऑफ वाटर हुआ था ह्यूमन यूज़ के लिए पर किलोमीटर ईयर वॉज 3850, बट नाउ इन 2000 इट इज़ 6000। दैन हम लोग ड्रिपिंग वाटर जो है, ड्रिपिंग टैप वाटर जो है वो कम से कम 1200 लीटर्स ऑफ वाटर वेस्ट कर सकता है एक साल में ड्रिपिंग टैप। इसलिए बंद कर दिया करो, ये मत सोचा करो कि भाई किस उसने खोला था वो ही बंद करेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो 1.525 लाख इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट। तो अमेरली सिटी है सुरक्षा रीजन में, जहाँ पे पॉपुलेशन 1.25 लाख की, जो ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट है परचेसिंग वाटर फ्रॉम द नियरबाई टैंक, ये है वाटर मार्केट। उसके बाद आते हैं रेन फॉर वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग वाटर फ्रॉम द रूफ टैप एंड डायरेक्टली टू द एप्रोप्रिएट लोकेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ऑन अ स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 hours is enough to save 8000 liters of water. Can you imagine this? Only in 2 hours we can save 8000 liters of water. Vulture जो है वो मर रही है धीरे धीरे किडनी फेलियर्स की वजह से, बिकॉज जो लाइफ स्टॉक है वो ट्रीटेड किया जा रहा है डाइक्लोफिनैक विच इज़ अ वेरी वेरी पेन किलर, दैट इज़ अ सिमिलर टू यू नो एस्प्रिन और इब्लोन। फिर साइट्स जो है कंजर्वेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रेड इंडेंजर्ड स्पेशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। इन्होंने जो है ये बोला है कि भाई कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता है इलीगल। इन्होंने रफली 50,000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल बचाए हैं, 28,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स बचाए हैं, प्रोटेक्ट करा है उनको। बियर्स, डॉल्फिन और जो क्रोकल्स हैं, ऑर्चिड्स हैं, एलॉज हैं, ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो डिस्टर यहाँ पे हो गया। और अब यहाँ पे जो लैंडस्लाइड्स वगैरह है इसके बारे में तो आप जानते हैं, लैंडस्लाइड जो है सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं मास मूवमेंट ऑफ लैंड से। फिर आपको एक केस स्टडी दी है मैसिव लैंड वाली, वो आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। मैं ही पढ़ा देती हूँ डिस्टर, मेरे पास अभी टाइम है तो मैं फटाफट पढ़ा देती हूँ। अंडर 30 मिनट्स मैंने आपसे कहा है, बट 30 मिनट से ज़्यादा ना हो जाए, मेरे को इसकी डर लग रही है। केस स्टडी में डिस्टर ये कहा कि जो पंगी विलेज है नियर रैकोंग पाओ इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे 200 मीटर स्ट्रेच ओल्ड तिब्बत में जो है लैंडस्लाइड ट्रिगर्ड हुआ था, जिसकी वजह से पंगी विलेज में बहुत ब्लास्ट हुई थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था नेबरिंग विलेज को। तो कहीं ना कहीं पॉसिबली लॉस ऑफ लाइफ, वहाँ पे बहुत सारे लोग मर भी गए थे। तो इसमें ये था आपका आज की वीडियो में, और विद इन अंडर 30 मिनट्स आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट।